आज आप सुन रहे हैं मोहन राकेश की लिखी कहानी मलबे का मालिक। 7.5 साल के बाद वे लोग लाहौर से अमृतसर आए थे। हॉकी का मैच देखने का तो बहाना ही था। उन्हें ज़्यादा चाव उन घरों और बाजारों को फिर से देखने का था जो 7.5 साल पहले उनके लिए पराए हो गए थे। हर सड़क पर मुसलमानों की कोई न कोई टोली घूमती नजर आ जाती थी। उनकी आंखें इस आग्रह के साथ वहाँ की हर चीज़ को देख रही थीं जैसे वह शहर साधारण शहर न होकर एक अच्छा खासा आकर्षण केंद्र हो। तंग बाजारों में से गुजरते हुए वे एक दूसरे को पुरानी चीज़ों की याद दिला रहे थे। देख फतेह दीना, मिस्री बाजार में अब मिस्री की दुकानें पहले से कितनी कम रह गई हैं। उस नुक्कड़ पर सुखी भटियारिन की भुट्टी थी जहाँ अब वह पान बाला बैठा है। यह नमक मंडी देख लो खान साहब, यहाँ की एक एक लालाइन व नमकीन होती है कि बस। बहुत दिनों के बाद बाजार में तुर्रेदार पगड़ियाँ और लाल तुर्की टोपियाँ नजर आ रही थी। लाहौर से आए मुसलमानों में काफ़ी संख्या ऐसे लोगों की थी जिन्हें विभाजन के समय मजबूर होकर अमृतसर से जाना पड़ा था। 7.5 साल में आए अनिवार्य परिवर्तनों को देखकर कहीं उनकी आंखों में हैरानी भर जाती, कहीं अफसोस घिराता। वल्ला, कटरा जयमल सिंह इतना चौड़ा कैसे हो गया? क्या इस तरफ के सब मकान जल गए थे? यहाँ हकीम आसिफ अली की दुकान थी ना, अब यहाँ एक मोची ने कब्जा कर रखा है। और कहीं कहीं ऐसे भी वाक्य सुनाई दे जाते, वली यह मस्जिद ज्यों की त्यों खड़ी है, इन लोगों ने इसका गुरुद्वारा नहीं बना दिया। जिस रास्ते से भी पाकिस्तानियों की टोली गुजरती, शहर के लोग उत्सुकतापूर्वक उस तरफ देखते रहते। कुछ लोग अब भी मुसलमानों को आते देखकर आशंकित से रास्ते से हट जाते, जबकि दूसरे आगे बढ़कर उनसे बगलगीर होते लगते। ज्यादातर वे आगंतुकों से ऐसे सवाल पूछते कि आजकल लाहौर का क्या हाल है, अनार कलीमा पहले इतनी रौनक होती है या नहीं? सुना है शाहालमी गेट का बाजार पूरा नया बना है। कृष्णा नगर में तो कोई खास तब्दीली नहीं आई। वहाँ का रिश्वतपुरा क्या वाकई रिश्वत के पैसे से बना है? कहते हैं पाकिस्तान में अब बुर्का बिल्कुल उड़ गया। क्या ठीक है? इन सवालों में इतनी आत्मीयता झलकती थी कि लगता था कि लाहौर एक शहर नहीं, हजारों लोगों का सगा संबंधी है जिसके हाल जानने के लिए वे उत्सुक हैं। लाहौर से आए लोग उस दिन शहर भर के मेहमान थे जिनसे मिलकर और बातें करके लोगों को बहुत खुशी हो रही थी। बाजार बांसा अमृतसर का एक विकरा सा बाजार है जहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहते थे। वहाँ ज़्यादातर बांसों शहतीरों की दुकानें थीं जो सबकी सब एक ही आग में जल गई थी। बाजार बांसों की वह आग अमृतसर की सबसे भयानक आग थी जिससे कुछ देर के लिए तो सारे शहर के जल जाने का अंदेशा पैदा हो गया था। बाजार बांसा के आसपास के कई मोहल्लों को तो उस आग ने अपनी लपेट में ले ही लिया था। खैर किसी तरह वो आग काबू में आ गई थी, पर उसमें मुसलमानों के एक घर के साथ हिंदुओं को भी 4-4, 6-6 घर जलकर राख हो गए थे। अब 7.5 साल से उसमें से कोई इमारतें फिर से खड़ी हो गई थी, मगर जगह जगह मलबे के ढेर अब भी मौजूद थे। नई इमारतों के बीच वे मलबे के ढेर एक अजीब वातावरण प्रस्तुत करते थे। बाजार बासा में उस दिन भी चहल पहल नहीं थी, क्योंकि उस बाजार के रहने वाले ज़्यादातर लोग तो अपने मकानों के साथ ही शहीद हो गए थे, और जो बचकर चले गए थे उनमें से शायद किसी ने भी लौटकर आने की हिम्मत नहीं रही थी। सिर्फ एक दुबला पतला बुढ़ा मुसलमान ही उस दिन उस वीरान बाजार में आया और वहाँ की नई और जली हुई इमारतों को देखकर जैसे भूल भुलैया में पड़ गया। बाईं तरफ जाने वाली गली के पास पहुंचकर उसके पैर अंदर मुड़ने को हुए, मगर फिर वह हिचकिचाकर वहाँ बाहर ही खड़ा रह गया, जैसे इससे विश्वास नहीं हुआ कि वह वही गली है जिसमें वह जाना चाहता है। गली में एक तरफ कुछ बच्चे कीड़ी कीड़ा खेल रहे थे और फासले पर 2 स्त्रियां ऊंची आवाज में चीखती हुई एक दूसरे को गालियां दे रही थीं। सब कुछ बदल गया, मगर बोलियां नहीं बदली। बुढ़े मुसलमान ने धीमे स्वर में अपने से कहा, छड़ी का सहारा लिए खड़ा रहा।
उसके घुटने पाजामे से बाहर को निकल रहे थे। घुटनों से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पैबंद लगे थे। गली से एक बच्चा रोता हुआ बाहर आ रहा था। उसने उसे पुचकारा, इधर आ बेटा, बेटे आप तुझे चिज्जी देंगे, आ। और वो अपनी जेब में हाथ डालकर उसे देने के लिए कोई चीज ढूंढने लगा। बच्चा एक क्षण के लिए चुप कर गया, लेकिन फिर उसी तरह होठ बिसूर कर रोने लगा। एक 16-17 साल की लड़की गली के अंदर से दौड़ती हुई आई और बच्चे को बाह से पकड़कर गली में ले चली। बच्चा रोने के साथ अब अपनी बाह छुड़ाने के लिए मचलने लगा। लड़की ने उसे अपनी बाहों में उठाकर साथ सटा लिया और उसका मुंह चूमती हुई बोली, चुप कर, कसम खाने रोएगा तो मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा, कह रही हूँ चुप कर। बुढ़े मुसलमान ने बच्चे को देने के लिए जो पैसा निकाला था वो अपने वापस जेब में रख लिया। सिर से टोपी उतार कर वहां थोड़ा खुजलाया और टोपी अपनी बगल में दबा ली। उसका गला खुश्क हो रहा था, घुटने थोड़ा कांप रहे थे। उसने गली के बाहर की एक दुकान के तख्ते का सहारा ले लिया और टोपी सिर से फिर लगा ली। गली के सामने जहां पहले ऊंचे ऊंचे शहरतीर रखे रहते थे वहां अब एक 3 मंजिला मकान खड़ा था। सामने बिजली के तार पर 2 मोटी मोटी चीलें बिल्कुल जड़ सी बैठी थी। बिजली के खंभे के पास थोड़ी धूप थी। वह कई पल धूल में उड़ते जर्रों को देखता रहा। फिर उसके मुंह से निकला, या मालिक। एक नवयुवक चाबियों का गुच्छा घुमाता गली की तरफ आया। बुड्ढे को वहां खड़े देखकर उसने पूछा, कहिए मियाँ जी, कहाँ किस लिए खड़े हैं? बुड्ढे मुसलमान को छाती और बाहों में हल्की सी कपकपी महसूस हुई। उसने होठों पर जवान फेरी और नवयुवक को ध्यान से देखते हुए कहा, बेटे तेरा नाम मनोरी है ना? नवयुवक ने चाबियों के गुच्छे को हिलाना बंद करके अपनी मुट्ठियों में ले लिया और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, आपको मेरा नाम कैसे मालूम है? 7.5 साल पहले तू इतना सा था, कहकर बुड्ढे ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप आज पाकिस्तान से आए हैं? हाँ, पहले हम इसी गली में रहते थे, बुड्ढे ने कहा। मेरा लड़का चिरागुद्दीन तुम लोगों का दर्जी था। तकसीम से 6 महीने पहले हम लोगों ने यहाँ अपना नया मकान बनवाया था। ओ गनी मियाँ, मनोरी ने पहचान कर कहा, हाँ बेटे, मैं तुम लोगों का गनी मियाँ हूँ। चिराग और उसके बीवी बच्चे तो अब मुझे मिल ही नहीं सकते, मगर मैंने सोचा कि एक बार मकान की सूरत देख लूं। बुड्ढे ने टोपी उतार कर सिर पर हाथ फेरा और अपने आंसुओं को बहने से रोक लिया। तुम तो शायद काफी पहले यहां से चले गए थे, मनोरी के स्वर में संवेदना भर आई। हाँ बेटे, यह मेरी बदबख्ती थी कि मैं अकेला पहले निकलकर चला गया था। यहाँ रहता तो इसके साथ मैं भी। कहते हुए उसे एहसास हो आया कि यह बात उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बात को मुंह में रोक लिया, पर आंखों में आए आंसुओं को नीचे जाने दिया। छोड़ो गनी मियाँ, अब उन बातों को मैं क्या रखा है। गनोरी ने गन्नी की बाह अपने हाथ में ले ली। चलो तुम्हें तुम्हारा घर दिखा दूं। गली में खबर इस तरह फैली थी कि गली के बाहर एक मुसलमान खड़ा है जो रामदासी के लड़के को उठाने जा रहा था। उसकी बहन वक्त पर उसे पकड़ लाई, नहीं तो वह मुसलमान उसे ले गया होता। यह खबर मिलते ही जो स्त्रियां गली में पीढ़े बिछाकर बैठी थीं, वे पीढ़े उठाकर घरों के अंदर चली गईं। गली में खेलते बच्चों को भी उन्होंने पुकार पुकार कर घरों के अंदर बुला लिया। मनोरी गनी को लेकर गली में दाखिल हुआ तो गली में सिर्फ एक फेरी वाला रह गया था, या रखा पहलवान जो कुएं पर उगे पीपल के नीचे बिखर कर सोया था। हाँ, घरों की खिड़कियों में से और किवाड़ों के पीछे से कई चेहरे गली में झांक रहे थे। मनोरी के साथ गनी को आते देखकर उनमें हल्की चहमेगइयां शुरू हो गई थी। दाढ़ी के सब बाल सफेद हो जाने के बावजूद चिरागुद्दीन के बाप अब्दुल गनी को पहचानने में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। वह था तुम्हारा मकान। मनोरी ने दूर से एक मलबे की तरफ इशारा किया। गनी पल भर ठिठक फटी फटी आंखों से उस तरफ देखता रहा। चिराग और उसके बीवी बच्चों की मौत को वो काफी पहले स्वीकार कर चुका था, मगर अपने नए मकान को इस शक्ल में देखकर उसे जो झुरझुरी हुई उसके लिए वह तैयार नहीं था। उसकी जवान पहले से और खुश्क हो गई, घुटने भी ज्यादा कांपने लगे। यह मलबा? उसने अविश्वास के साथ पूछ लिया।
मनोरी ने उसके चेहरे को बदले हुए रंग को देखा। उसकी बाहों को थोड़ा और सहारा देकर जड़ से स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा मकान उन्हीं दिनों चल गया था। गनी छड़ी के सहारे चलता हुआ किसी तरह मलबे के पास पहुंच गया। मलबे में अब मिट्टी ही मिट्टी थी, जिसमें से जहां तहां टूटी और जली हुई ईंटें बाहर झांक रही थी। लोहे और लकड़ी का सामान उसमें से कब का निकाला जा चुका था। केवल एक जले हुए दरवाजे का चौखट न जाने कैसे बचा रह गया था। पीछे की तरफ 2 जली हुई अलमारियां थीं, जिनकी कालिक पर अब सफेद की हल्की हल्की तरह उभर आई थी। उस मलबे को पास से देखकर गनी ने कहा, यह बाकी रह गया है, और उसके घुटने जैसे जवाब दे गए। वह वहीं जले हुए चौखटे को पकड़कर बैठ गया। क्षण भर बाद उसका सिर भी चौखटे से जा सटा। उसके मुंह से बिलखने की सी आवाज निकली, हाय ओए चिरागा दीना। जले हुए किवाड़ का वह चौखट मलबे में से सिर निकाले 7.5 साल खड़ा तो रहा था, पर उसकी लकड़ी बुरी तरह भुरभुरा गई थी। गनी के सिर से छूने से उसके कई रेशे झड़कर आसपास बिखर गए थे। कुछ रेशे गनी की टोपी और बालों पर आ रहे थे। उन रेशों के साथ एक केंचुआ भी नीचे गिरा, जो गनी के पैर से 8-10 इंच दूर नाली के साथ साथ बनी ईंटों की पटरी पर इधर उधर सरसराने लगा। वह छिपने के लिए सुराग ढूंढता हुआ जरा सा सिर उठाता, पर कोई जगह न पाकर 2-1 बार सिर पटकने के बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता। खिड़कियों से झांकने वाले चेहरों की संख्या पहले से कहीं ज्यादा हो गई थी। उसमें चहमे गवियां चल रही थी कि आज कुछ न कुछ जरूर होगा। चिरागदीन का बाप गनी आ गया है, इसलिए 7.5 साल पहले की वह सारी घटना आज अपने आप खुल जाएगी। लोगों को लग रहा था जैसे वह मलबा ही गनी को सारी कहानी सुना देगा। कि शाम के वक्त चिराग ऊपर के कमरे में खाना खा रहा था, जब रखे पहलवान ने उसे नीचे बुलाया, कहा कि वह 1 मिनट आकर उसकी बात सुन ले। पहलवान उन दिनों गली का बादशाह था। वहां के हिंदुओं पर भी उसका काफी दबदबा था। चिराग तो खैर मुसलमान था। चिराग हाथ का कौर बीच में ही छोड़कर नीचे उतर आया। उसकी बीवी जुनैदा और दोनों लड़कियां किश्वर और सुल्ताना खिड़कियों के नीचे झांकने लगी। चिराग ने डोडी में बाहर कदम रखा ही था कि पहलवान ने उसे कमीज से कॉलर के साथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और गली में गिराकर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। चिराग उसका छुरे वाला हाथ पकड़कर चिल्लाया, रखे पहलवान, मुझे मत मार, हाय कोई मुझे बचाओ। ऊपर से जुनैदा, किश्वर और सुल्ताना भी हताश स्वर में चिल्लाई और चीखती हुई नीचे डोडी की तरफ दौड़ी। रखे के एक शागिर्द ने चिराग की जद्दोजहद करती बाहें पकड़ ली और रखा ने उसकी जांघों को अपने घुटनों से दबाए हुए बोला, चीखता के और भेड़ के, तुझे मैं पाकिस्तान दे रहा हूं, ले पाकिस्तान। और जब तक जुबैदा, किशोर और सुल्ताना नीचे पहुंचती, चिराग को पाकिस्तान मिल चुका था। आसपास के घरों की खिड़कियां तब बंद हो गई थी। जो लोग इस दृश्य के साथी थे, उन्होंने दरवाजे बंद करके अपने को इस घटना के उत्तरदायित्व से मुक्त कर लिया था। बंद किवाड़ों में भी उन्हें देर तक जुबैदा, किश्वर और सुल्ताना के चीखने की आवाज़ें सुनाई देती रही। रखे पहलवान और उनके साथियों ने उन्हें भी उसी रात पाकिस्तान दे दिया, मगर दूसरे तवील रास्ते से उसकी लाशें चिराग के घर में न मिलकर बाद में नहर के पानी में पाई गईं। 2 दिन चिराग के घर की छानबीन होती रही। जब उसका सारा सामान लूटा जा चुका तो न जाने किसने उस घर को आग लगा दी थी। रखे पहलवान ने तब कसम खाई थी कि वह आग लगाने वाले को जिंदा जमीन में गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नजर रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने उस मकान को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी ला रखी थी, मगर आग लगवाने वाले का तब से आज तक पता नहीं चल सका था। अब 7.5 साल से रखा उस मलबे को अपनी जायदाद समझता आ रहा था, जहाँ न वह किसी को गाय भैंस मारने देता था और न ही खुंचा लगाने देता था। इस मलबे से बिना इसकी इजाजत के कोई एक ईंट भी नहीं निकाल सकता था। लोग आशा कर रहे थे कि यह सारी कहानी जरूर किसी न किसी दिन गनी तक पहुंच जाएगी। जैसे मलबे को देखकर ही उसे सारी घटना का पता चल जाएगा। और गनी मलबे की मिट्टी को नाखूनों से खोद खोद कर अपने ऊपर डाल रहा था और दरवाजे के चौखट को बाहों में लिए रो रहा था। बोल चिराग दीना बोल, तू कहाँ चला गया ओए? ओ किश्वर, ओ सुल्ताना, हाय मेरे बच्चे ओए, गनी को पीछे क्यों छोड़ दिया ओए? और भुरभुरे किवाड़ से लकड़ी के रेशे झड़ते जा रहे थे।
पीपल के नीचे सोए और रखे पहलवान को जाने किसी ने जगा दिया था। वह खुद ही जाग गया। वह जानकर के पाकिस्तान से अब्दुल गनी आया है और अपने मकान के मलबे पर बैठा है। उसके गले में थोड़ा झाग उठाया जिससे उसे खांसी आ गई। उसने कुएं के फर्श पर थूक दिया। मलबे की तरफ देखकर उसकी छाती से घोंदनी सी आवाज निकली। उसका निचला होठ थोड़ा बाहर को फैलाया। गनी अपने मालिक मलबे पर बैठा है? उसके शागिर्द लच्छे पहलवान ने उसके साथ बैठते हुए कहा। मलबा उसका कैसे? मलबा हमारा है, पहलवान ने झाग से घरघराई आवाज में कहा। मगर वो वहां बैठा है, लच्छे ने आंखों में एक रहस्यमय संकेत लाकर कहा। बैठा है तो बैठा रहे, तू चिलमला। रखे की टांगें थोड़ी फैल गईं। उसने अपनी नंगी जांघों पर हाथ फेर लिया। मनोरी ने अगर उसे कुछ बता दिया तो? लच्छे ने चिलम भरने के लिए उठते हुए उसी रहस्यपूर्ण ढंग से कहा। मनोरी की क्या सामत आई है? लच्छा चला गया। कुएं पर पीपल की कई पुरानी पत्तियां बिखरी थीं। रखा उन पत्तियों को उठा उठाकर अपने हाथ में मसलता रहा। जब लच्छे ने चिलम के नीचे कपड़ा लगाकर चिलम उसके हाथ में दी तो उसने कस खींचते हुए पूछा, और तो किसी से गनी की बात नहीं हुई? नहीं। ले। और उसने खांसते हुए चिलम लच्छे के हाथ में दे दी। मनोरी गनी की बांह पकड़े मलबे की तरफ से आ रहा था। लच्छा उकड़ू होकर चिलम के लंबे लंबे कस खींच रहा था। उसकी आंखें आधा चिलम के लंबे लंबे कस खींचने लगी थीं। उसकी आंखें आधा क्षण रखे के चेहरे पर टिकती थीं और आधा क्षण गनी की तरफ लगी रहती थी। मनोरी गनी की बात थामे उससे एक कदम आगे चल रहा था, जैसे उसकी कोशिश हो कि गनी कुएं के पास से बिना रखे को देखे ही निकल जाए। मगर रखा जिस तरह बिखर कर बैठा था उससे गनी ने उसे दूर से ही देख लिया। कुएं के पास पहुंचते उसकी दोनों बाहें फैल गईं और उसने कहा, रखे पहलवान। रखे ने गर्दन उठाकर और आंखें जरा छोटी करके उसे देखा। उसके गले में अस्पष्ट सी घरघराहट हुई और वह बोला, नहीं। रखे पहलवान, मुझे पहचाना नहीं? गनी ने बाहें नीची करके कहा, मैं गनी हूँ, अब्दुल गनी, सिरागदीन का बाप। पहलवान ने ऊपर से नीचे तक उसका जायजा लिया। अब्दुल गनी की आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ गई। सफेद दाढ़ी के नीचे उसके चेहरे की झुर्रियां भी फैल गई थीं। रखे का निचला होठ फड़का, फिर उसकी छाती से भारी सा स्वर निकला, सुना गनिया? गनी की बाहें फिर फैलने को हुई, पर पहलवान पर कोई प्रतिक्रिया न देखकर उसी तरह रह गई। वह पीपल का सहारा लेकर कुएं की सिल पर बैठ गया। ऊपर खिड़कियों में चहमे गोइयां तेज हो गई थी कि अब दोनों आमने सामने आ गए हैं तो बात जरूर खुलेगी। फिर हो सकता है दोनों में गाली गलीज भी हो। अब रखा गनी को हाथ नहीं लगा सकता। अब वे दिन नहीं रहे, बड़ा मलबे का मालिक बनता था। असल में मलबा न इसका है न गनी का। मलबा तो सरकार की मालकियत है। मरदूद किसी को वहां गाय का खूंटा तक नहीं लगाने देता। मनोरी भी डरपोक है। इसने गनी को बता क्यों नहीं दिया कि रखे ने चिराग और उसके बीवी बच्चों को मारा है? रखा आदमी नहीं, सांड है। दिन भर सांड की तरह गली में घूमता है। गनी बेचारा कितना दुबला हो गया है। दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए हैं। गनी ने कुएं की सिल पर बैठकर कहा, देख रखे पहलवान, क्या से क्या हो गया है। भरा पूरा घर छोड़कर गया था और आज यह मिट्टी देखने आया हूँ। बस ये घर की आज यही निशानी रह गई है। तू सच पूछे तो मेरी यह मिट्टी भी छोड़कर जाने को मन नहीं करता। और उसकी आंखें फिर झलझला आईं। पहलवान ने अपनी टांगें समेट ली और अंगूठा कुएं की मुठीर से उठाकर कंधे पर डाल दिया। लच्छे ने चिलम उसकी तरफ बढ़ा दी। वह कस खींचने लगा। तू बता रखे कि यह सब हुआ किस तरह? गनी किसी तरह अपने आंसू रोककर बोला, तुम लोग उसके पास थे। सब में भाई भाई की सी मोहब्बत थी, मगर वह चाहता तो तुम में से किसी घर नहीं छिप सकता था। उसमें कितनी भी समझदारी नहीं थी। ऐसे ही है। रखे को स्वयं लगा कि उसकी आवाज में एक अस्वाभाविक सी गूंज है। उसके होठ गाढ़े लार से चिपक गए थे। मूंछों के नीचे से पसीना उसके होठ पर आ रहा था। उसे माथे पर किसी चीज का अनुभव महसूस हो रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी सहारा चाह रही थी। पाकिस्तान में तुम लोगों का क्या हाल है? उसने पूछा। उसके गले की नसों में एक तनाव आ गया था। उसने अंगूठे से बगलों का पसीना पहुंचा और गले का झाग मुंह में खींचकर गली में थूक दिया। क्या बताऊं रखे? गनी दोनों हाथों से छिड़ी पर बोझ डालते हुए झुकता हुआ बोला, मेरा हाल तो मेरा खुदा ही जानता है।
चिराग वहां होता तो और बात थी। मैंने उसे कितना समझाया था कि मेरे साथ चल, पर वो जिद पर अड़ गया कि नया मकान छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो अपनी गली है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। भोले कबूतर से यह नहीं सोचा कि गली में खतरा ना हो, पर बाहर से तो खतरा आ सकता है। मकान की रखवाली के लिए चारों से अपनी जान दे दी। रखे उसे तेरा बहुत भरोसा था, कहता था कि रखे के रहते मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मगर जब जान पर बनाए तो रखे के रोके भी न रुकी। रखे ने सीधा होने की चेष्टा की तो उसकी रीढ़ की हड्डी बहुत दर्द कर रही थी। अपनी कमर और जांघों के जोड़ पर उसे सख्त दबाव महसूस हो रहा था। पेट की अंतड़ियों के पास से कोई चीज उसकी सांस को रोक रही थी। उसका सारा जिस्म पसीने से भीग रहा था। उसके तलुओं में चुनचुनाहट हो रही थी। बीच बीच में नीली फुलझड़ियां सी ऊपर से उतरती और तैरती हुई आंखों के सामने से निकल जाती। उसे अपनी जबान और होठों के बीच एक फासला सा अनुभव हो रहा था। अपने अंगूठे से होठों के कोनों को साफ किया, साथ ही उसके मुंह से निकला, हे प्रभु तू ही है, तू ही है, तू ही है। गनी ने देखा कि पहलवान के होठ सूख रहे हैं, उसकी आंखों के गिर्द दायरे गहरे हो गए हैं। तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ी ही आ सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया तो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुम्हें सेहतमंद रखे। और वह छड़ी के सहारे उठ खड़ा हुआ। चलते हुए उसने कहा, अच्छा रखे पहलवान। रखे के गले से मध्यम सी आवाज निकली। अंगोछा लिए हुए उसके दोनों हाथ जुड़ गए। गनी हसरत भरी नजर से आसपास देखता रहा। धीरे धीरे गली से बाहर चला गया। ऊपर खिड़कियों में थोड़ी देर चहमे गैया चलती रहीं कि मनोरी ने गली से बाहर निकलकर जरूर गनी को सब कुछ बता दिया होगा कि गनी के सामने रखे का तालू कैसे खुश्क हो गया था। रखा अब किस मुंह से लोगों को मलबे पर गाय बांधने से रोकेगा। बेचारी जुबैदा कितनी अच्छी थी वो। रखे मरदूत का घर न घाट, इसे किसी की माँ बहन का लिहाज था। थोड़ी देर में स्त्रियां घरों से गली में उतर आई। बच्चे गली में गुल्ली डंडा खेलने लगे। 12-13 साल की लड़कियां किसी बात पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। रखा गहरी शाम तक कुएं पर बैठ खकारता और चिलम फूंकता रहा। कई लोगों ने वहां गुजरते हुए उससे पूछा, रखे क्या सुना है आज गनी पाकिस्तान से आया था? हाँ आया था, रखे ने एक बार ही उत्तर दिया। फिर कुछ नहीं, चला गया। रात होने पर रखा रोज की तरह गली के बाहर बाईं तरफ की दुकान के तख्ते पर जा बैठा। रोज वह रास्ते से गुजरते वाले परिचित लोगों को आवाज दे देकर पास बुला लेता था और उन्हें सट्टे के गुर और सेहत के नुस्खे बताता रहता था। मगर उस दिन वह वहां बैठा लच्छे को अपनी वैष्णो देवी की उस यात्रा का वर्णन सुनाता रहा जो उसने 15 साल पहले की थी। लच्छे को बेचकर वह गली में आया तो मलबे के पास लोकू पंडित की भैंस को देखकर वह आदत के मुताबिक उसे धक्का दे देकर हटाने लगा। तत तत तत। भैंस को हटाकर वह सुस्ताने के लिए मलबे के चौखट पर बैठ गया। गली उस समय सुनसान थी। कमेटी की बत्ती न होने से वहां शाम से ही अंधेरा हो जाता था। मलबे के नीचे नाली का पानी हल्की आवाज करता बह रहा था। रात की खामोशी को काटती हुई कई तरीके की हल्की हल्की आवाजें मलबे की मिट्टी में से सुनाई दे रही थीं। चो चो चिक चिक री। एक भटका हुआ कौआ न जाने कहां से उड़कर उस चौखट पर आ बैठा। इससे लकड़ी के कई रेशे इधर उधर छितर गए। कौए के वहां बैठते मलबे के कोने में लेटा हुआ कुत्ता गुर्रा कर उठा और जोर जोर से भौंकने लगा। पाऊं पाऊं पाऊं। कौआ कुछ देर सहमा सा चौखट पर बैठा रहा, फिर पंख फड़फड़ाकर कुएं के पीपल पर चला गया। कौए के उड़ जाने पर कुत्ता और नीचे उतर आया और पहलवान की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। पहलवान उसे हटाने के लिए भारी आवाज में बोला, दूर 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 हट। मगर कुत्ता और पास आकर भौंकने लगा। पाऊं पाऊं पाऊं। पहलवान ने एक ठेला उठाकर कुत्ते की तरफ फेंका। कुत्ता थोड़ा पीछे हट गया पर उसका भौंकना बंद नहीं हुआ। पहलवान कुत्ते को माँ की गाली देकर वहां से उठ खड़ा हुआ
और धीरे धीरे जाकर कुएं की सिल पर लेट गया। उसके वहां से हटते ही कुत्ता गली में उतर आया और कुएं की तरफ मुंह करके भौंकने लगा। थोड़ी देर भौंकने के बाद जब से गली में कोई प्राणी चलता फिरता नजर नहीं आया तो वह एक बार कान झटक कर मलबे पर लौट गया। वहाँ कोने में बैठकर कुर्राने लगा।